APC Limited has two divisions, division X and division Y with full profit responsibility। तो APC Limited है, उसके दो डिवीज़न है, डिवीज़न X और डिवीज़न Y, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। डिवीज़न X प्रोड्यूसेस कंपोनेंट्स जैक्स विच इज सप्लाइड टू बोथ डिवीज़न Y एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स। जो ये डिवीज़न X है, ये एक कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है जैक्स। ये जो जैक्स डिवीज़न है, ये एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है डिवीज़न Y द्वारा, ठीक है, और उसे एक्सटर्नली भी सेल किया जाता है। डिवीज़न Y प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट कॉल्ड जैक्सटिन विच इनकॉर्पोरेट्स कंपोनेंट जैक्स। और जो डिवीज़न Y है वो क्या करता है, कौन सा प्रोडक्ट बना करके बेचता है, जैक्सटिन। और जैक्सटिन के लिए उसे ये जो जैक्स है ये एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ता है। फॉर 1 यूनिट ऑफ जैक्सटिन 2 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट जैक्स एंड अदर मटेरियल्स आर यूज्ड। तो एक कंपोनेंट, एक जैक्सटिन का एक कंपोनेंट बनाने के लिए, एक यूनिट जैक्सटिन बनाने के लिए जो डिवीज़न Y है उसको 2 यूनिट ऑफ जैक्स चाहिए होता है। टिल डेट डिवीज़न Y हैज़ ऑलवेज बॉट कंपोनेंट जैक्स फ्रॉम डिवीज़न X एट ₹50 पर यूनिट सिंस द लोएस्ट प्राइस एट विच द कंपोनेंट जैक्स कुड हैव बीन बॉट बाय द डिवीज़न Y वाज ₹52 पर यूनिट। अभी तक तो क्या है, जो ये जैक्सटिन बनाने के लिए जो जैक्स एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करता था, ये जैक्स जो है डिवीज़न X से ही खरीदता था। कितने में खरीदता था, ₹50 में। क्योंकि अगर ये बाहर खरीदने जाता है तो इसको कम से कम भी लोएस्ट प्राइस 52 की पड़ती है, तो उसको जब वो डिवीज़न X से खरीदता था तो उसको सस्ता पड़ जाता था, इसलिए वो डिवीज़न X से ये अभी तक खरीदता है, कभी इसने बाहर खरीदा नहीं है। Division X charges the same price for component jacks to both Division Y and the external customers. However, it does not incur selling and distribution cost when transferring internally. देखो, तो जो डिवीज़न X है, जो ये जैक्स जो बेचता है डिवीज़न Y को और जो बाहर बेचता है, दोनों सेम ही कीमत पे बेचता है। मतलब बाहर भी ये बेचता है और डिवीज़न Y को भी सेम ही कीमत पर बेचता है। कितने में, ₹50 में। देखो, वैसे तो डिवीज़न Y को इसको कम कीमत पे बेचना चाहिए, क्योंकि जो डिवीज़न Y है उसको बेचने के लिए इसको कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकल करनी नहीं पड़ती है ना। एक कमरे से दूसरे कमरे में या एक प्रीमाइसेस से दूसरे प्रीमाइसेस में सिर्फ ट्रांसफ़र होता है सामान, तो बट फिर भी ये जो है रेट कम नहीं करता है, खड़ूस है बहुत। Division Y has received a proposal from a new supplier who has offered to supply component jacks for ₹57 per unit at least for the next 3 years। तो जो अब जो डिवीज़न Y है, अब उसको मौका मिल गया, उसको बाहर से एक सप्लायर है, उसने बोला कि मैं तेरे को अगले आने वाले 3 सालों तक जो जैक्स है ना वो ₹47 में दूंगा। तो भैया अभी तक तो इसको ये जो है डिवीज़न Y डिवीज़न X से खरीदा था ₹50 में, तो लेकिन अब तो इसका 47 का ऑफर आ गया। तो मैनेजर ऑफ डिवीज़न Y रिक्वेस्ट द मैनेजर ऑफ डिवीज़न X टू सप्लाई द कंपोनेंट जैक्स एट और बिलो 47 पर यूनिट। तो जो मैनेजर है डिवीज़न Y का फटाफट जाता है डिवीज़न X के मैनेजर के पास, बोलते हो कि आप जो मेरे को जो जैक्स ₹50 में बेच रहे हो ना, एक सप्लायर है वो कहता है मैं तेरे को 47 में दे दूंगा। तो या तो आप अपनी जो प्राइस है वो कम करो 47 या उससे कम, ठीक है, नहीं तो मैं बाहर वाले से ले लूँगा। मैनेजर ऑफ डिवीज़न X इज नॉट रेडी टू reduce द ट्रांसफर प्राइस इज द डिविजनल परफॉर्मेंस एवेल्यूशन इज डन बेस्ड ऑन द प्रॉफिट मार्जिन रेशियो ऑफ द डिवीज़न। तो जो मैनेजर X, जो डिवीज़न X का जो मैनेजर है वो जो प्राइस है वो कम करने से मना कर देता है, कहता है कि भैया अगर मैंने प्राइस कम करी ना तो मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। और जो कंपनी जो परफॉर्मेंस को एवेल्यूशन करती है वो किस बेसिस पे करती है, वो करती है प्रॉफिट मार्जिन रेशियो के बेसिस पे। तो हमारा परफॉर्मेंस तो तुम ख़राब करवा दोगे हमारा प्रॉफिट कम करवा के। तो उस जो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, जैसे सेलिंग प्राइस कंपोनेंट जैक्स की कितनी है 50, और जो प्रोडक्ट है जैक्सटिन की ये डिवीज़न X का है और ये डिवीज़न Y का। तो डिवीज़न Y क्या बनाता है, जैक्सटिन बनाता है। तो जैक्सटिन की जो सेलिंग प्राइस है पर यूनिट वो ₹180 की है। वेरिएबल कॉस्ट देखो, डायरेक्ट मटेरियल जो आता है जैक्स के लिए वो कितना है, कुछ है ही नहीं, अदर मटेरियल है कितना ₹12 का। और जैक्सटिन के लिए ये ₹22 का अदर मटेरियल है। और कंपोनेंट जैक्स चूँकि ये एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करता है, तो जो कंपोनेंट जैक्स है वो इसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। तो ये ₹100 कैसे, देखो ₹50 का एक आता है और लेकिन और ये 2 यूज़ करता है तो इसलिए ₹100। फिर डायरेक्ट लेबर दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखा है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इधर ₹4 की इधर ₹2 की। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गई इनकी ₹16 की पर यूनिट और ₹38 की पर यूनिट। और एनुअल फिक्स कॉस्ट 40 लाख और ₹20 लाख की है। और एनुअल डिमांड, एक्सटर्नल डिमांड जो मार्केट में है वो कितनी है, 3 लाख यूनिट की है डिवीज़न X की। यानी जो प्रोडक्ट जैक्स है उसकी एक्सटर्नल जो डिमांड है मार्केट में वो 3 लाख यूनिट की है। और जो जैक्सटिन की डिमांड है वो कितनी 1,20,000 की है। और जो डिवीज़न X
उसकी कैपेसिटी कितनी है टोटल, फुल कैपेसिटी अगर वो यूज़ करे तो वो 5 लाख तक बना सकता है यूनिट, यानी फुल कैपेसिटी कितनी है 5 लाख की। और इसकी डिवीजन वाई की जो जेक्सटीन है इसकी कैपेसिटी कितनी है 1,50,000 की, जबकि बनाता है कितना सिर्फ 1,20,000। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रेजेंट प्रॉफिट ऑफ ईच डिवीजन एज अ कंपनी एज अ होल। तो प्रेजेंट प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है हर एक डिवीजन का। तो देखो प्रेजेंट प्रॉफिट सेल एक्स, डिवीजन एक्स और वाई और कंपनी एज अ होल, यानी टोटल एक्स वाई दोनों का। तो सेल ये सेल करता है, पहले तो ये ट्रांसफ़र करेगा। देखो ये प्रोड्यूस कितना करता है डिवीज़न वाई, जेक्सटीन प्रोड्यूस करता है 1,20,000 यूनिट, यानी इसको जेक्स की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो एक यूनिट के लिए एक कंपोनेंट, एक जो जेक्सटीन है उसके लिए 2 कंपोनेंट जेक्स चाहिए। तो यानी इसके लिए इस एक जेक्स इतने 1,20,000 जो यूनिट्स है जेक्सटीन के लिए, उसको कितने कंपोनेंट चाहिए जेक्स के, 2,40,000 कंपोनेंट चाहिए होंगे। तो यानी और ये बनाता कितना है 3 लाख रुपये, 3 लाख यूनिट ही बनाता है। तो 3 लाख में से 2,40,000 यूनिट तो ये किसको ट्रांसफ़र कर देता है, डिवीज़न वाई को ट्रांसफ़र कर देता है। बाकी 3 लाख में से बाकी कैपेसिटी, ये तो मार्केट डिमांड है ना, कैपेसिटी तो 5 लाख की है ना। हाँ तो 2,40,000 किसको दे देता है ये डिवीज़न वाई को ट्रांसफ़र कर देता है। बाकी कितना बचा 2,60,000, 2,60,000 ये एक्सटर्नल मार्केट में बेच देता है और ये बिक जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल मार्केट में डिमांड कितनी है 3 लाख रुपए का, ये 3 लाख यूनिट्स की, और ये बेचता है कितना 2,60,000, यानी इसका सारे का सारा बिक जाता है। यानी 2,40,000 ले जाता है डिवीज़न वाई और 2,60,000 एक्सटर्नल मार्केट में बेच देता है। तो देखो एक्सटर्नल मार्केट में कितना यूनिट बेचता है 2,60,000 बेचता है, तो 2,60,000 और जो डिवीज़न है उसको कितना बेच देता है 2,40,000, और रेट तो सेम ही लेता है। हाँ डिवीज़न को जब ये बेचता है तो भी अपना रेट कम नहीं करता, तो दोनों में सेम है 50-50, ये डिवीज़न है। और इसका वाई का कितना है 1,20,000 की बेचता है और एक यूनिट की कॉस्ट आती है 1,80। तो इस तरीके से इसका हो गया, और दोनों का प्लस कर दोगे तो आपका टोटल आ जाएगा। फिर इसकी इनकी सेल्स आ गई। अब इनका टोटल कॉस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैसे आती है, तो देखो जो डिवीज़न एक्स है उसकी वेरिएबल कॉस्ट आप टोटल देखोगे तो 34 आ रही है, यानी 34 आ रही है। लेकिन जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है ये 4 रुपये की है, 34 में से 4 रुपये की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। तो जब ये बाहर बेचता है सामान, बाहर कितने यूनिट्स बेचता है 2,60,000, तो इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो 34 ही आती होगी। लेकिन जब ये 2,40,000 का जब ये ट्रांसफ़र करता है डिवीज़न वाई को, तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी 30 रुपये आएगी। 4 रुपये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लगते हैं ना जब ये इसको ट्रांसफ़र करता है, इंटरनेट ट्रांसफ़र होता है जब डिवीज़न वाई को ट्रांसफ़र करता है। तो इसलिए इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है जब ये डिवीज़न वाई को ट्रांसफ़र करता है तो वही वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी इसकी 30, और इस तरीके से इसके 2,60,000 2,40,000 कितने यूनिट हो गए 5 लाख यूनिट हो गए ना। और फिर अब इसके देख लो, अब डिवीज़न वाई की वेरिएबल कॉस्ट, डिवीज़न वाई की वेरिएबल कॉस्ट कैसे है 42 रुपये लगता है, 42 रुपये लगता है, 1,20,000 यूनिट है इसकी, तो 50,40,000 हो गया। और फिर हाँ ये रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल भी तो ख़रीदता है ना, तो रॉ मटेरियल में किसको कितना पड़ता है, ये देखो ये रॉ मटेरियल इसको पड़ता है इतने का ख़रीदता है, क्योंकि इतने का ट्रांसफ़र किया इसने इतने रुपये में, तो इतने रुपये इसकी कॉस्ट हो गई है ना। बट जब हम टोटल लिखेंगे, टोटल के समय जो इंटरनल डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफ़र होते हैं हम उसको नील कर देते हैं, क्योंकि अगर आप मान लो नील नहीं करते तो यहाँ पे 1,20,000 होता, मतलब सेल में भी 1,20,000 और यहाँ पे भी कॉस्ट में भी 1,20,000, तो वो तो और आपस में ऑलरेडी नील हो गया ना, तो इसलिए हम ऑलरेडी नील कर देते हैं। ठीक है, फिर आती है फिर इन दोनों का कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट हमें पता ही है दे ही रखा है 40 लाख और 20 लाख रुपए का, तो हमारा प्रॉफिट आ गया, सिंपल सी बात है। तो हमने ये जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी हमने ये फुलफिल कर ली। सेकेंड रिक्वायरमेंट, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन द टोटल एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ ईच डिवीजन एंड द कंपनी एज अ होल इफ डिवीजन वाई एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द न्यू सप्लायर। तो अभी तक क्या है कि डिवीज़न जो वाई है वो डिवीज़न एक्स से ही जेक्स खरीद रहा है, डिवीज़न एक्स से क्या खरीद रहा है जेक्स खरीद रहा है 50 रुपये में। अब अगर वो जो जेक्स है वो बाहर वाले सप्लायर से खरीदने लगे 47 रुपीज़ में, तो उस समय क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी दोनों डिवीज़न की और कंपनी एज अ होल, अब ये बताना है। देखो मान लो कि अब वो जो डिवीज़न वाई है वो क्या करता है जेक्स किससे खरीदता है बाहर वाले सप्लायर से खरीद लेता है, तो उस अब क्या पोजीशन होगी, तो जो डिवीज़न एक्स है वो कितना प्रोडक्ट बेच पाएगा एक्सटर्नल मार्केट में 3 लाख की प्रोडक्ट बेच पाएगा, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा की डिमांड तो है नहीं जेक्स की, तो 3 लाख इंटू 50 रुपये बेचता है तो 15 लाख। फिर वाई
1,20,000 जो है वो जैक्सन बेचता है कितने में, 180 रुपये में। तो ये आ गई इसकी, तो टोटल हमने कर लिया। अब देखते हैं कॉस्ट, 3,34,000, क्योंकि देखो अब तो ये पूरे के पूरे 3,00,000 ये एक्सटर्नल सेल करेगा, तो एक्सटर्नल सेल करने पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है, 34 रुपये की आती है। तो अब पहले कितनी आती थी, 2,60,000 और 2,40,000, तो एक में 34 आती थी और एक में 30 आती थी इंटरनल करने पे। अब पूरा का पूरा जो है बाहर बेच रहे हैं तो 3,00,000 के ऊपर 34 आएगा। अब इसको देखो, वेरिएबल कॉस्ट तो इसकी 42 रुपये है ही, 42 रुपये तो है ही, प्लस रॉ मटेरियल जो पहले 100 रुपये में आता था अब कितने में आएगा, 94 रुपीज़ में। कैसे, क्योंकि अब एक जो प्रोडक्ट जैक्स है उसको 47 का पड़ जाएगा और एक कंपोनेंट के लिए उसको 2 जैक्स चाहिए, यानी 47 × 2 यानी 94। तो 42 + 94 इसका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा एक यूनिट के लिए। तो 1,20,000 यूनिट के लिए कितना पड़ेगा, इसको इंटू कर दो आगे आपका। और टोटल में इन दोनों को प्लस करते हुए हम टोटल लिखते हुए जाएंगे। फिर दोनों को लेस कर दो, सेल्स माइनस कॉस्ट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से वही फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट आ गया। तो अब ये प्रॉफिट होगा, तो ये देखो इसकी प्रॉफिट जहाँ पे पहले कितना आ रहा था 49,60,000, अब वहाँ पे सिर्फ 8,00,000 हो गया। और डिवीजन वाई का प्रॉफिट जहाँ पे पहले कितना आ रहा था 25,60,000, अब वहाँ पे कितना हो गया इसका प्रॉफिट 32,80,000। यानी डिवीजन जो एक्स है उसका प्रॉफिट कम हुआ, डिवीजन वाई का प्रॉफिट बढ़ गया है। और टोटल जो कंपनी का प्रॉफिट है देख रहे हो, इधर 75,20,000 था, अब 40,80,000, टोटल प्रॉफिट घट गया है। तो ये पागल है डिवीजन एक्स, बहुत ये पूरी कंपनी का इसने लॉस करवा दिया है। अब देखो थर्ड सिचुएशन, इन द चेंज सिनेरियो मतलब जब जो डिवीज़न एक्स है उसके पास सप्लायर का ऑफर आया है 47 रुपीज़ का, ये तब की बात कर रहा है कि लेकिन अभी तक उसने खरीदा नहीं है। इन द चेंज सिनेरियो डिस्कस वाई द टॉप मैनेजमेंट शुड इंटरवीन एंड एडवाइज अ सुटेबल ट्रांसफर प्राइस फॉर कंपोनेंट जैक्स फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट विच प्रमोट्स कॉल गुनर्स थ्रू एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द कंसर्न डिवीजन। तो हमें डिस्कस करना है कि क्यों जो टॉप मैनेजमेंट है उसको इंटरवीन करना चाहिए और एक जो सूटेबल ट्रांसफ़र प्राइस है उसको डिसाइड करने में मदद करनी चाहिए। तो पहले हम तो देख लेते हैं कि सूटेबल ट्रांसफ़र प्राइस की रेंज होगी क्या। तो देख रहे डिवीजन वाई को चाहिए कितने, 2,40,000 यूनिट चाहिए, 1,20,000 जैक्सन बनाने के लिए उसको कॉम्पोनेंट एक्स कितने चाहिए, 2,40,000 यूनिट चाहिए कॉम्पोनेंट एक्स जैक्स के, जिसमें से कि 20,000 यूनिट तो उसको आइडल कैपेसिटी में से मिल जाएगा। देखो क्योंकि 5,00,000 है, 5,00,000 यूनिट्स है फुल कैपेसिटी। और लेकिन जो डिवीजन एक्स की जो एक्सटर्नल डिमांड है वो सिर्फ 3,00,000 यूनिट्स की है, यानी इसके बाद 2,00,000 भी आइडल कैपेसिटी है, आइडल है। तो 2,00,000 तो आइडल में से इसके लिए बन जाएगा। बाकी जो 40,000 है उसको एक्सटर्नल सेल का लॉस होगा, 40,000 यूनिट इसको देने के लिए उसको एक्सटर्नल अपने 40,000 जो एक्सटर्नल सेल है उसको लॉस करना पड़ेगा। तो जो आइडल कैपेसिटी में से जो यूनिट्स दे रहा है उसकी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो और वेरिएबल कॉस्ट आ कितनी रही है, 30 आ रही है, 34 नहीं लेंगे एक्स, क्योंकि सेलिंग और जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है उसको कंसिडर नहीं करते हैं हम, ठीक है। यानी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इंटरनली ट्रांसफर हो रहा है, तो वेरिएबल सेलिंग प्राइस तो आएगी नहीं। और वेरिएबल सेलिंग प्राइस को एक्सक्लूड करके जो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट आती है वो कितनी होती है, 30 आती है। ये इतनी है ना, देखो यह कितनी डिवीजन एक्स की वेरिएबल कॉस्ट 34 में से क्या है, 4 रुपये तो सेलिंग है, बट अब इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट में ये तो इंक्लूड करेंगे नहीं, तो यानी 30। अब यहाँ पे इसको 40,000 यूनिट का, अगर 40,000 यूनिट 2,00,000 के अलावा अगर 40,000 यूनिट और सेल करता है डिवीज़न वाई को, तो इसको क्या होगा, इसको कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा। तो यानी अब इसकी मिनिमम जो ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो इन यूनिट्स के लिए कितनी हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट हमें पता ही है 30 रुपया, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो बाहर जो 50 रुपये में बेच रहा था उसको बेचने की कॉस्ट 34 रुपये पड़ रही थी, तो यानी बाहर इसको जो मार्जिन वो कितना हो रहा था या फिर कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा था, मिल रहा था 16 रुपये का मिल रहा था। देखो बाहर बेचने पे उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है, 34 रुपये, क्योंकि 4 रुपये इसमें इंक्लूड है ना सेलिंग प्राइस, सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि अब बाहर बेचोगे तो आपको सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, इसलिए इसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें वो बढ़ रखी है, इधर 30 है इधर 34 है, इसलिए बढ़ रखी है। तो और बेचता कितने में, 50 रुपये बेचता है, यानी बाहर बेचने में इसको प्रॉफिट कितना होता है, 16 रुपया। तो अभी ये 16 रुपये ये लॉस करे, 16 रुपये का अब इसको घाटा होगा, इसलिए इसको 16 रुपये चाहिए इससे। तो 30 + 16 कितना हुआ, 46। तो यानी अब टोटल देख लो, टोटल
कितना 2 लाख यूनिट्स के लिए इसको 30 रुपये चाहिए और 40,000 यूनिट के लिए इसको 40 रुपये चाहिए, ठीक है। यानी टोटल अमाउंट उसको इतनी चाहिए। कितने यूनिट्स के लिए? 2,40,000 यूनिट के लिए। तो इसको डिवाइड कर दो तो पर यूनिट कितना बनता है? 32.67 रुपीज़ बैठता है पर यूनिट का, ठीक है। ये हुआ मिनिमम। अब मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम भैया एक्सटर्नल प्राइस कितनी है, मैं बाहर से कितना में खरीद सकता हूँ, यानी जो डिवीज़न जो भाई है वो बाहर से कितने में खरीद सकता है? 47 रुपीज़ में खरीद सकता है, ठीक है। और एस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफरी माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरी। तो सेलिंग प्राइस क्या ट्रांसफरी की? ट्रांसफरी की जो सेलिंग प्राइस है वो है 180 और अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसकी? 42 रुपये। तो 100 माइनस 42, सॉरी 180 माइनस 42 को 138। 138 कितने के लिए है? ये 2 यूनिट के लिए। तो 1 यूनिट के लिए कितनी हुई? 69। तो या तो 47 और 69 दोनों में से लोअर कितना हुआ? 47। तो जो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस हुई वो हुई 47। तो मिनिमम हुई 32.67 और मैक्सिमम हुई 47, यानी रेंज यहाँ पे बन गई। अब अगर ये जो है ट्रांसफ़र नहीं करता है तो इसको लॉस कितने का होगा? इसको इन दोनों को फिर इंटू कर दो। देखो मैक्सी 47 माइनस 32.67, इस डिफरेंस को इंटू कर दो 2,40,000 यूनिट से, क्योंकि एक कंपोनेंट के लिए 2 यूनिट चाहिए ना उसको। तो 1,20,000 इंजेक्शन के लिए उसको चाहिए होंगे 2,40,000। यहाँ पे भी देखो 2,40,000 यूनिट है ना, 2,40,000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। तो यानी इतने का तो इसको लॉस हो जाएगा अगर उसने जो है बीच में टॉप मैनेजमेंट इंटरव्यू नहीं किया तो।